इस वक्त मैं चिरमिरी में हूँ। चिरमिरी दरअसल वो इलाका है जो कभी कोरिया ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, फिर आगे चल के कोरिया ज़िला 2 विभागों में विभक्त हो गया, 2 ज़िलों में। और अभी मुझे पता चला कि कोरिया 2019 में नक्सल मुक्त ज़िला घोषित किया गया था। फिर बताया जा रहा था कि 2012 में यहाँ पर भी इस इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें एक बस उड़ा दी गई थी माओवादियों के द्वारा और उसमें कुछ जवान शहीद हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं भी इस कोरिया इलाके ने देखी, लेकिन अब इसे 2019 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि देखा जाए कि 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर कैसा होगा। तो उसका एक प्रारूप मुझे लगा यहाँ देखने को मिलेगा कि जब 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो क्या वो भी कोरिया जैसे इलाके जैसा होगा। तो मैं चिरमिरी आया हूँ क्योंकि चिरमिरी में कोयले की खदान है। बताया जाता है यहाँ पे अभी भी कई इलाके हैं जो धरती के अंदर सुलग रहे हैं, कोयला जल रहा है जिसे बुझाया नहीं जा सका है। कुछ जानकार बता रहे थे कि जितना काम का कोयला है वो निकाल लिया गया है और अब धीरे धीरे कंपनी यहाँ से अपना काम समेटने पर है। इस बीच दरअसल जिस इलाकों में इस तरह के खनिज होते हैं उन इलाकों में अमूमन आदिवासियों का रहवास भी होता है। तो मुझे लगा कि जब नक्सल मुक्त इलाका हो गया है तो उस इलाके के आदिवासी किस तरह से रहते होंगे। तो हालांकि मेरा कोरिया में बहुत कोई चिरमिरी में कोई मेरा बहुत परिचित के तो नहीं है। घूमते घूमते अचानक सबसे पहले मेरे से भैया मिले और इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने एक अपनी कहानी बताई तो इनके साथ के कुछ और किरदार यहाँ पर आए और बहुत सारे किरदार हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये इतनी भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि जब ये पूरी बातचीत होगी तो आपको समझ में आएगा कि जब माओवाद समाप्त हो जाएगा तो किस तरह का आतंकवाद उस इलाके में आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माओवाद का हितैषी हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि माओवाद को रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि माओवाद के नहीं रहने के बाद इस तरह का आतंकवाद भी नहीं रहना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, इस पूरी लंबी बातचीत को आप सुनिएगा। सबसे पहले भैया से ही बातचीत शुरू करते हैं। भैया आपका क्या शुभ नाम है? थोड़ा सा सामने आ जाएंगे तो हाँ मुझे आसानी होगी। मेरा नाम रामजी सिंह रवि है। रामजी सिंह रवि जी। रामजी भैया ये बताएं आप कि आप अभी तक जो हम लोग 1 आध घंटे से बातचीत कर रहे हैं, जी ये इलाका अब नक्सल मुक्त है पूरी तरीके से, लेकिन आप बहुत पीड़ित हैं। आप लोग जी किससे पीड़ित हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ में? थोड़ी सी परेशानी को आराम से आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग का नक्सल मुक्त होने के बाद तो चलिए नक्सलियों से तो हम लोगों को भाई निजात मिल गया, लेकिन जो शहर के जो आदतन अपराधी हैं, जो ज़मीन के लुटेरे हैं, जो भू माफिया है, उनसे हमको अभी तक निजात नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी पे मैं अपनी एक आप बीती बताना चाहूँगा। वर्ष 2017 में मैंने बैकुंठपुर में संजय अग्रवाल नामक भू माफिया से 1500 स्क्वायर भूमि पर 3 BHK मकान बनाकर लेने का सौदा हुआ था हमारा 25 लाख रुपए में। सारा सौदा हो जाने के बाद उस वक्त संजय अग्रवाल किसी मामले में फ़रार चल रहा था, तो उसका खबर आया, मैसेज आया कि आज रजिस्ट्री की तारीख है, आप और आपकी वाइफ पंजीयन ऑफिस में पहुंच जाइएगा। ये हैं कौन संजय अग्रवाल? थोड़ा इनका परिचय दे दीजिए, मैं तो नहीं जानता उनको। संजय अग्रवाल बैकुंठपुर का एक आदतन अपराधी है, भू माफिया है, ज़मीन खरीदी बिक्री का काम करता है और माँ वैष्णो एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का इसका फर्म है और उसी फर्म से सारे ज़मीन खरीदी बिक्री का ही काम करता है। और शासकीय ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन और गरीबों की ज़मीन को लूटना भी इसका काम है। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर मेरे साथ ये हुआ कि जब खबर मुझे मिली तो खबर मिलने के बाद फिर मैं अपनी वाइफ के साथ पंजीयन ऑफिस गया और वहाँ पे उसके जो कर्मचारी थे, उसके जो बंदे थे, वो बोले कि बस भैया 2 मिनट में आ रहे हैं, जैसे आएंगे आप साइन करना और चले जाना। तो वहाँ पे संजय अग्रवाल एक सफ़ेद रंग की ओमनी से आया और हम लोगों का साइन हुआ, वो भी साइन किया और हम वहाँ से घर चले गए। घर जाने के बाद जब रजिस्ट्री का पेपर हम लोगों के हाथ में आया, मेरे हाथ में आया, तो मैंने देखा कि जिस चौहद्दी पे लिखा हुआ था 30 × 50 बराबर 1500 स्क्वायर फीट, उसको हाथ से वो कटिंग करके सिर्फ 211 स्क्वायर फीट ज़मीन की उसने मुझे पंजीयन किया। अच्छा जी। और जब मैंने उसको तो फिर पैसा भी कम लिए होंगे? नहीं, पैसा कम नहीं लिया, पैसा पूरा उसने मुझसे 25 लाख रुपए लिए, जिसमें से 18 लाख रुपए का आवास ऋण सेंट्रल बैंक से स्वीकृत हुआ, वो भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर, जिस बात का खुलासा 2021 में हुआ। अच्छा जी। और ये रजिस्ट्री कब हुई थी बोले? 2017 में। तो 21 में 4 साल लग गया खुलासा होने? जी।
क्योंकि उस बीच में मुझे बैंक के बारे में जानकारी नहीं था कि जो लोन बैंक से हुआ है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पे हुआ है। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुआ तो मैंने बैंक से जानकारी लेने लिया और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह निकाले। तब पता चलता है कि जो आवास ऋण के लिए जो दस्तावेज संजय अग्रवाल ने पेश किया था टोटल फर्जी था वो। अच्छा। जी। नहीं तो 2017 के बाद से आपका लोन हो गया होगा रजिस्ट्री के बाद, तो आप किस्त तो पटा रहे होगे। बिल्कुल पटा रहा तो था। फिर आपने पूछा नहीं कि कितना लोन हुआ है? तो नहीं, लोन तो मुझे जानकारी था कि 18 लाख हुआ है। अच्छा। लेकिन दस्तावेज जो दिए, लेकिन क्या दस्तावेज था जो फर्जी उन्होंने दिया? उसमें जो मुख्य जो दस्तावेज थे, सबसे पहला था एस्टीमेट पेपर। एक रवि अग्रवाल करके एक आर्किटेक्ट इंजीनियर था रायपुर का, जो अपना एड्रेस बताता है, उसके नाम का एक एस्टीमेट पेपर था जो कि वो मौके पे है ही नहीं, पहला। दूसरा, उस पे जो उस पे ब्लूप्रिंट लगाया गया था वो लगाया था 1500 स्क्वायर फीट का, है ना, जबकि आपको मिला था 211 स्क्वायर फीट का। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस पे जो सर्च रिपोर्ट लगा था वो लगा था दूसरे खसरे का। अच्छा। जी। फिर क्या हुआ? फिर अब इसी बीच में फिर मैंने संजय अग्रवाल कई बार बोला कि भैया या तो आप मकान बना के मुझे दे दीजिए सौदे के अनुसार का, या मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो वो हमेशा झूठा आश्वासन देता था। और ऐसे आश्वासन देने के बाद हमारे समय बीतता गया और वर्ष 2020 आ गया। वर्ष 2020 में संजय अग्रवाल के अवैध निर्माण पर नगर पालिका ने कार्रवाई किया, उसको तोड़ा ओढ़ा। उसी बीच में भाई जानकारी प्राप्त हुआ कि एमएलए नगर पूर्ण रूप से अवैध निर्मित है। मैंने इस बात की जानकारी जब मुझे प्राप्त हुआ, उसी बीच में संजय अग्रवाल अपनी वाइफ के साथ एमएलए नगर कॉलोनी में आया। अब मैं उसको फाइनली एक बार बोलने गया कि भैया, मैंने इस बीच में कई बार आपको भाई बोला, आपने भाई मेरी बात को नहीं सुना, ना ही मुझे सौदे के अनुसार दिया। आप भाई कृपया करके मेरा 1500 स्क्वायर फीट का आप मकान दे दीजिए, या फिर आप मुझे मेरा पूरा पैसा वापस कर दीजिए। क्योंकि भाई आपके ना देने की वजह से मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, किस्त भी पेड कर रहा हूँ, लेकिन अपने सौदे का जो मकान है वो मुझे अभी तक मिला नहीं और उसका मुझे अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं बोला तो संजय अग्रवाल और उसकी वाइफ ने मेरे साथ जातिगत गाली गलौज किया, बहुत सारे गंदे गंदे बातें बोली, मुझे धमकाया चमकाया और मेरे साथ भी बात करने लगे। मैं उस घटना से परेशान होकर इसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में करने की बात किया। तो उसने मुझे बोला कि तुमको जहाँ जाना है कर लो, यहाँ का थानेदार मैं, टीआई में, एसपी में, कलेक्टर में, कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकता, तुमको जो करना है कर लो। मैं वहाँ से अपने घर आ गया। घर जो मेरा 62 नंबर मकान, जो विवादित मकान था, जो मुझे 211 स्क्वायर फीट दिया था उसने, तो वहाँ पे मैं एक दुकान का संचालन करता था। मैं वहाँ पे आ गया। आने के बाद कुछ देर बाद संजय अग्रवाल आया मेरे पास, बोला यार देखो गलती हो गया मेरे से, मेरे वाइफ भी ज़्यादा बोल दी, काम करो कि ये तुम 93 नंबर मकान की चाबी पकड़ो और ये तुम्हारा मकान है। मैं 2-4 दिन में पूरा इसका दस्तावेज़ तैयार करके इस मकान की रजिस्ट्री मैं तुमको कर दूंगा और तुम्हारा सौदा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मैं ठीक है भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन बोलने के बाद वो 2-4 दिन में आया नहीं, और पता चलता है कि एक हफ्ते के अंदर वो किसी अन्य मामले में जेल चला गया। अब जेल चला गया तो अब भाई मैं अपनी बात किसको बताऊँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मुझे। अब मैं मकान नंबर 93 में भी रह रहा था, उसमें लगा हुआ बिजली भी जो है संजय अग्रवाल के मीटर का ही था सारा सब कुछ। फिर भी मैं वहाँ पे अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, संजय अग्रवाल अपने कर्मचारी को भेज के मेरे से उसी मकान 93 नंबर मकान का किराया वसूलने लगा वो। अच्छा। हाँ, मेरे से 10,000 रुपये सिक्योरिटी लिया, 10,000 किराया लिया, और लगभग ये किराया मुझसे वो दिसंबर महीने तक लिया। लगभग टोटल 32-37 हज़ार रुपया उसने मुझसे किराया वसूला। अब मैं इन सारी घटना से परेशान होकर, बहुत त्रस्त होकर, मैं जाके बैकुंठपुर थाने में शिकायत कर दिया संजय अग्रवाल का। अब मेरी शिकायत पर संजय अग्रवाल और उसकी पत्नी पर FIR दर्ज हो गया। अब उसी बीच में उसके ऊपर भाई और भी मामले वगैरह थे और शायद उसी कारण वो भाई जेल में भी था। अब क्या हुआ कि मेरे मामले में शायद उसको ज़मानत नहीं मिल रहा था हाई कोर्ट से। तो नहीं मिलने के कारण क्या हुआ कि उसने मुझसे समझौता करने का इच्छा जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे उसने इस बात को रखा, और रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उससे मेरी जो भी क्षति हुआ था लगभग 22.5-23 लाख रुपए का FD करवा के उसको अंतरिम राहत दे दिया। अब उसी बीच में क्या हुआ कि संजय अग्रवाल के कुछ दोस्त मेरे पास आए और बोले कि संजय अग्रवाल ने तुम्हारे नाम से पैसा जमा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, एक काम करो तुम वो पैसा लेके अपने FIR वापस ले लो।
और एफआईआर लेने के लिए उन लोगों ने मुझे धमकी उमकी दिया और उसकी भी मैंने शिकायत की और उनके दोस्तों पे भी वो अपराध पंजीबद्ध हो गया। अब क्या हुआ, जब संजय अग्रवाल जेल से बाहर निकला तब मेरे ऊपर वो एक प्रेशर बनाना चालू किया। प्रेशर इस बात का था कि या तो तुम एफआईआर वापस ले लो या वो मकान खाली कर दो, क्योंकि जब मैंने तुमको बोला था कि भाई तुमको ये मकान मैं दे दिया हूँ तो तुमने एफआईआर क्यों किया। अब तुम एफआईआर किए हो तो भैया कोर्ट से ही तुम समझना 93 नंबर मकान मुझको वापस कर दो। अब 93 नंबर वापस मकान को वापस लेने के लिए वो मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा, मुझे, मेरे परिवार को। उसके चक्कर में मैंने अपना दुकान भी बंद कर दिया, सब कुछ हो गया। और इतना मुझे प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि लास्ट में उसने, उसके कुछ गुंडे मेरी बीवी को, मेरी बीवी के मुंह में तेजाब फेंकने की भी बात किया और मेरी बीवी को बोले कि भाई तेजाब फेंक देंगे तुम्हारे चेहरे पे, नहीं तो संजय अग्रवाल साहब तुम समझौता कर लो। तो मेरी वाइफ की शिकायत पर भी उनके गुंडों पर एफआईआर दर्ज हुआ और बात वहाँ तक नहीं रुकी। और उसके बाद संजय अग्रवाल ने मेरी वाइफ के साथ भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, जिसकी शिकायत पर संजय अग्रवाल के ऊपर एक एफआईआर और दर्ज हुआ। अब बात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी बीच में सत्ता परिवर्तन भी हुआ और शायद वो बीजेपी से संबंधित है और उसके लोग मुझे बताने लगा कि भाई अब तो भाई बीजेपी का शासन आ गया है और संजय अग्रवाल बीजेपी का नेता है, तो भाई एक काम करो, या तो तुम समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चा परिवार सबको उठा लेंगे, सबको जान से मार देंगे। इस बात से मैं डर कर और भयभीत होकर मैं मेरे परिवार को मैं बैकुंठपुर से बाहर शिफ्ट कर दिया। बाहर शिफ्ट कर देने के बाद संजय अग्रवाल ने मेरे 93 नंबर मकान का बिजली कटवा दिया। अब मैं अंधेरे में उस मकान में रहता था। फिर मैं उस मकान में बिजली लाने के लिए भाई मैंने हाई कोर्ट में आवेदन किया, तो हाई कोर्ट में आवेदन देने के बाद वहाँ से मुझे बिजली का कनेक्शन मिल गया और आवश्यक कार्य पड़ने पर फिर मैं से बैकुंठपुर आना जाना चालू कर दिया, क्योंकि भाई मुझे इस बात का भय था कि वो मुझे किसी न किसी मामले में फंसाने का प्लानिंग कर रहा है। और उस बीच मैंने संजय अग्रवाल के खिलाफ़ कई सारे शिकायत किए। उसने कई सारे मेरे साथ आपराधिक घटना भी करने का कोशिश किया और कई तरीके से परेशान भी किया, जिसका लगभग मैंने शिकायत बैकुंठपुर थाने में शिकायत किया। करने के बाद क्या हुआ, अभी लास्ट की बात बताता हूँ कि मैं अपने कुछ दुकान से और जीएसटी से संबंधित कार्य होने के कारण मैं 22 जनवरी को बैकुंठपुर आया था और 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मैं बैकुंठपुर था। 30 जनवरी को जब मैं बैकुंठपुर से बाहर जाता हूँ तो मुझे कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि बैकुंठपुर थाने में संजय अग्रवाल मेरे विरुद्ध एक मकान नंबर 104 में रहने वाले अपने किराएदार से 376 का मामला कायम करवा दी है। अब जब मुझे इस बात की जानकारी हुई, कौन है उसमें 104 में? वो संजय अग्रवाल की किराएदार है, जिसको मैं ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना कभी देखा हूँ, लेकिन उसने मेरे विरुद्ध पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने बिना जांच किए दर्ज कर लिया। जबकि 2022 में भी मुझे इस बात का शंका था, तो मेरी वाइफ ने थाने में एक शिकायत किया था कि मेरे पति के विरुद्ध कोई महिला छेड़छाड़ का मामला लगवाने का प्लानिंग कर रहा है संजय अग्रवाल। तो पुलिस वाले ने उस समय फिर मुझे मेरी वाइफ को ये कहा कि जब कोई घटना घटेगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब तो घटना भी घट गई, कार्रवाई भी हम मेरे विपक्ष में हो गया। अब ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मुझे फिर पता चलता है कि मेरे और मेरे वाइफ के खिलाफ़ संजय अग्रवाल ने मकान नंबर 93 को लेकर चोरी करने का झूठा मामला शिकायत करवा दिया है और उसमें भी एफआईआर पंजीबद्ध हो गया है बैकुंठपुर थाने में। फिर ये दोनों अपराध का बेस बनाने के बाद संजय अग्रवाल क्या करता है कि 4 फरवरी 2025 को 93 नंबर मकान में अपने साथियों के साथ उस मकान का ताला तोड़ता है, गृह भेदन करता है, पूरे सामान सहित वहाँ पे जितने मेरे सबूत रखे थे, चाहे वो मेरे एफआईआर नंबर 326 का हो, 49 का जो मेरे विरुद्ध हुआ हो, या जो भी मेरे विरुद्ध हुए हैं या संजय अग्रवाल के विरुद्ध हुआ एफआईआर, सबका सबूत जो भी वहाँ पड़ा था, चाहे वो सीसीटीवी में था, चाहे हार्ड डिस्क में था, सबको नष्ट कर दिया और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज को, हार्ड डिस्क को चुरा के ले गया वो और उस मकान को अपने कब्जे में ले लिया वो। तो आपने मैंने इसकी शिकायत, फिर इस पूरे घटने की शिकायत, क्योंकि मैं तो उस जगह पे था नहीं, क्योंकि भाई मेरे विरुद्ध वैसे भी 2 मामले पंजीबद्ध करा दिया और उसको इस बात की जानकारी थी और इस बात का पूरा योजना था वो उसका कि भाई ऐसा पंजीबद्ध कराऊंगा तो भाई वो यहाँ ना वो और उसके वाइफ यहाँ पे आएंगे नहीं। तब इस बात की शिकायत मेरी माँ ने पुलिस निरीक्षक महोदय अंबिकापुर में शिकायत किया, बैकुंठपुर एसपी साहब को किया और थानेदार में भी, थाने बैकुंठपुर में भी किया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि सारी कार्रवाई हमारे विपक्षी हो रही थी।
और साथ ही मेरा वहाँ पे मकान क्रमांक 93 के सामने, अब मैं उस मकान में रहता हूँ तो मेरी गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी। अब मेरी गाड़ी को भी पुलिस वाले उठा के वहाँ पे ले गए, अब थाने में खड़ा कर दिए उसको। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये सारा जो घटना है सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि भाई मेरी गाड़ी खड़ी है, संजय अग्रवाल वहाँ पे ताला तोड़ रहा है। और ताला तोड़ने के बाद सारा सीसीटीवी भी बंद हो गया। उसके बाद उस मकान में क्या हुआ, क्या वहाँ से जब्ती हुआ, क्या बरामद किए, वो तो अब पुलिस का भाई विवेचना का भाई सवाल है। अब क्या है, मेरे ऊपर जब 376 का मामला पंजीबद्ध हुआ तो भाई मैंने फिर जैसे तैसे करके हाई कोर्ट से उसका बेल करवाया। मुझे हाई कोर्ट से एंटीसिपेक्टिव बेल मिला। अब बेल मिलने के बाद उसमें हाई कोर्ट से एक निर्देश मिला था कि भाई 20 दिनों के अंदर जिला न्यायालय में जाके अपने बेल को फर्निश कराना है। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी माँ जाके भाई जिला न्यायालय में 15, 16, 17 अप्रैल 3 दिन वहाँ लगातार जाके हम अपना भाई बेल से संबंधित कार्य को निपटा रहे थे। और उसी बीच में 22 तारीख को मैं फिर एक बार थाने भी आया था बैकुंठपुर में, क्योंकि जो चोरी वाला अपराध पंजीबद्ध हुआ था उसका जो बेल का ऑर्डर था उसमें मुझे साइन करना था बेल बॉन्ड पर जाके थाने में। तो वहाँ पे पुलिस वाले ने हमसे साइन नहीं करवाया। फिर हम वहाँ से वापस चले गए, मैं, मेरे वाइफ। वापस जाने के बाद मुझे 28 अप्रैल को पता चलता है कि मेरे विरुद्ध चर्चा थाने में एक पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध हो गया है। अच्छा जी। दूसरा दूसरा क्या, तीसरा बोल लीजिए इसको आप। भाई एक 376 का मामला हो गया था 49/25, दूसरा एक मकान में चोरी का हो गया 64/25, और तीसरा ये हो गया 92/25। अब फिर मैंने अब जब किसी व्यक्ति के ऊपर इतना सारा होगा तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे रहेगी आप भाई अच्छे समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को भाई मैंने पत्र लिखा और इस पूरे प्रकरण में अपनी पूरी दास्ता बताया, पूरे इस आवेदन में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और इसका आप एसआईटी जांच करें, निष्पक्षता से जांच करें, नहीं तो भाई मैं परिवार के सहित आत्महत्या कर लूँगा। अब मेरी बात को भाई प्राथमिकता देते हुए उसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद भाई इस पूरे प्रकरण में और जो मैंने तथ्य दिए थे और जो भी सबूत पेश किए थे कि अच्छा ये पॉस्को का जो मामला दर्ज हुआ, इस पे घटना तारीख और घटना स्थान 29 जनवरी का बताया जा रहा है, जब जो मैं 7-8 दिन बैकुंठपुर में रहा। अच्छा जी। अब उस घटना दिवस में और घटना तिथि में मैं तो बैकुंठपुर में था ही नहीं। मैं वहाँ से 80 किलोमीटर दूर सरगुजा में, अंबिकापुर में था। फिर भी मेरे ऊपर ये फर्जी मामला पंजीबद्ध कराया गया। फिर मैंने उसके संबंध में सारे सबूत पेश किए, बताए और वहाँ पे दिए। उस पर जाँच हुआ और निष्पक्षता से जांच करने की जब बात हुई तो मेरे उस प्रकरण को उठा के कोरिया ज़िले से अभिन्न मनगढ़ ज़िले में भेजा गया और वहाँ पे जांच हुआ। और जांच होने के बाद मेरे द्वारा वह अपराध करना नहीं पाया गया। तो ये इस तरह की स्थिति, तो अभी घर आपके पास नहीं है, लोन पटा रहे हैं? नहीं, लोन तो सर मैं देना बंद कर दिया, क्योंकि भाई कब तक पटाया? मैं 2022 तक लोन मैंने लगभग 42 किस्त मैंने पे किया, लगभग साढ़े 6-7 लाख रुपए मैंने किस्त पे किया। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि लोन ही फर्जी है, मैंने बैंक वाले से पत्राचार भी किया कि आपने कैसे फर्जी लोन स्वीकृत कर दिया। तो बैंक वाले ने भाई उस पर कोई मुझे सही उत्तर नहीं दिया और मैंने उसका फिर लोन का जो किस्त है वो देना बंद कर दिया फिर। अच्छा जी। अभी क्या स्थिति है? अभी फिर कोई धमकी वमकी मिल रहा है या कोई डर आपको? अब इतना होने के बाद तो डर तो खैर स्वाभाविक है कि भाई इस बात का है कि भाई अब मैं कभी भी बैकुंठपुर जाऊं तो भाई मेरे ऊपर फिर से कोई मामला पंजीबद्ध हो जाए। अभी आप बता रहे थे कि ऐसे आपके जैसे और भी पीड़ित हैं, कितने होंगे और भी पीड़ित लगभग? देखिए अगर हम लोग पीड़ितों की अगर बात करें तो संजय अग्रवाल पे लगभग 24-25 एफआईआर दर्ज है। मतलब 24-25 एफआईआर दर्ज का मतलब कि उतने पीड़ित हैं, 25 पीड़ित हैं, है ना। और उसी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी होने के बाद संजय अग्रवाल के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई भी हुई थी सन 2023 के समय, चुनाव के समय में। अच्छा फिर भी सत्ता शासन के आने के बाद वो अपना सारा इस जिला बदर की प्रक्रिया को भाई अपने उसको रुकवा लिया। आपने पत्र जब लिखा तो मुख्यमंत्री कौन थे? सरकार बदल गई? हाँ, सरकार बदल चुकी तो तभी की बात है। अच्छा यही विष्णुदेव साई थे जी, जब उन्होंने आपने पत्र लिखा, उस पर जी। कार्रवाई भी हुई? बिल्कुल कार्रवाई हुई। मैं इस कार्रवाई से पूरा संतुष्ट भी हुआ। मतलब कि मैं ये कह सकता मतलब आप ये बोल रहे हैं कि उनको जो आश्रय भी बीजेपी का ही मिल रहा है, लेकिन आपकी सुनवाई भी बीजेपी की? बिल्कुल कह सकता दोनों हूँ, चीज़ें बिल्कुल हुई। कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा। भाई 5 जो उंगलियाँ चीज़ें- होती हैं भाई, बराबर तो होती पांचों नहीं उसमें। बराबर। अब इसको कहाँ से मिल रहा कैसे मिल रहा हो तो भाई वही जानता तो- होगा।
तो जब मैंने भैया से पूछा कि और कितने पीड़ित लोग हैं, बुलाएं अगर 2-4 लोग से, तो हालांकि अभी तत्काल में तो कोई नहीं पहुंच पाए, 2 लोग और हैं। भैया से पूछते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मैं संत कुमार चेरो हूँ सर। मेरा गांव ग्राम मनसुख तहसील बैकुंठपुर में पड़ता है। तो संत भैया आपका क्या मामला है? मैं सुना हूँ आप भी पीड़ित हैं, भैया बता रहे थे। आपके साथ क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, अभी क्या तकलीफ है, आप बताओ। आप जी तो आदिवासी हो। जी सर, मैं बिचरवा जाति का आदिवासी हूँ। हाँ। सर मैं 2013 से पहले बेरोजगार था। फिर मेरे ऊपर कर्ज भी था। मैं फिर काम खोजते खोजते 2013 में बैकुंठपुर में संजय अग्रवाल के पास गया। फिर एमएलए नगर में कॉलोनी बना रहा था, वहाँ मुझे मुंशी का काम दिया। तो 2013 से 14 तक काम करते करते मेरा एक प्यून पद पे चयन हो गया। मैं उसके नौकरी में, उसके यहाँ मुंशी में काम करने जाने से पहले भर्ती का परीक्षा दिया था। तो काम करते करते उस बीच में भर्ती में चयन हो गया मेरा। तो मेरा चयन हो गया तो उसका जो कृत्य था, अपने कर्मचारियों को मारपीट दबाव दे काम करवाता था और किसी भी कर्मचारी को आसानी से काम छोड़ने नहीं देता था। और कोई कर्जा उर्जा है तो बिना पटाए भी जाने नहीं देता था और किसी को भी अपनी मर्जी से छोड़ के जाने नहीं देता था। तो 1 साल मुंशी काम करते करते 1 साल बाद मेरा नौकरी लग गया। तो उस डर से मैं उसको मेरा नौकरी लगने की जानकारी नहीं दिया, डर से कि कहीं मेरा भी नौकरी ना ख़त्म करवा दे। फिर उसको बिना बताए मैं जाके नौकरी ज्वाइन कर लिया। फिर नौकरी ज्वाइन करके आने के बाद मैं बोला कि भैया मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया हूँ, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे को छोड़ दीजिए। तो फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला कि तुम्हारे बदले आदमी खोजते तक तुम सुबह शाम आके देखते रहना, जब तुम्हारे बदले आदमी मिल जाएगा तो चल जाना। फिर गत सप्ताह बाद मैं काम करता रहा। फिर कोई मेरे बदले कोई आदमी नहीं दिखा। तो फिर मैं बोला कि भैया मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और मेरे पास पैसा था नहीं, कर्ज बहुत बढ़ गया था। कितना लिए थे कर्ज? उससे मेरा कर्ज धीरे धीरे करके 2,75,000 हो गया, 2,75,000 हो गया था। तो अब मेरे पास उतना पैसा था नहीं सर कि मैं काम उतना पैसा दे के छोड़ के चला जाऊं। तो कर्जा छूटने के लिए बोले कि या तो तू आदमी खोज के ला के दे या तू कर्जा पटा। तो मेरे पास पैसा था नहीं सर। तो बोला कि तू, फिर मैं पार्ट टाइम का नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम ड्यूटी जाने से पहले और ड्यूटी आने के बाद काम देखता था सर, मजबूरी था मेरा। अच्छा। फिर 2018 में सर मैं स्टेट बैंक बैकुंठपुर से लोन लेके कर्जा चुका दिया काम करते करते, और उसके बाद भी मेरे को नहीं छोड़ा। 2014 के बाद नौकरी लगने के बाद जो आप पार्ट टाइम काम करते रहे, उसका तनख्वाह मिलता रहा? नहीं देता सर। अच्छा, वो फ्री में? नौकरी लगने के बाद पैसा नहीं देता था, उससे पहले 5,000 देता था। अच्छा। और मेरे पास पैसा उतना नहीं था, इतना कर्ज बढ़ गया था कि 2,75,000 इकट्ठे चुका सकूँ उसको। तो स्टेट बैंक से लोन लेके दिया, फिर लोन देने के बाद भी नहीं दिया। तो लोन कर्ज चुकाने के बाद भी नहीं छोड़ा, फिर करता रहा। फिर अपने कर्मचारियों को अपने फर्जीवाड़ा लेन देन और गवाही में स्टाम्प में कुछ लेन देन में फर्जी गवाही करवाते रहता था साइन अपने कर्मचारियों को, मेरे को भी कराता था। कोई पूछता नहीं था डर से, और पूछते थे तो मारपीट भी, गाली गलौज भी करता था। इस डर से कोई कुछ कर्मचारी कुछ पूछता नहीं था, साइन कर देते थे। तो 2020 तक मैं सर काम किया और उस बीच फिर लॉकडाउन लगा, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। उसके बाद गया ही नहीं दोबारा। तो हम नहीं बुलाते? तो उसके बाद मैं जाना ही छोड़ दिया सर। उसके बाद मेरे को जानकारी पता चला सर उसके जेल जाने के बाद कि कई लोगों का ज़मीन खरीदी जो धोखाधड़ी से ख़रीदा और बेचा है, जिसमें मेरे
नाम का भी मुख्तियारनामा बना के किसी अरविंद नाम का व्यक्ति को ज़मीन को बेचा। अच्छा, तो उसमें आपको नहीं पता चला कि आपको नाम से? सर मेरे को नहीं पता था, वो हम लोग को तो गवाही बना के साइन कराता था और कुछ पूछते थे तो गाली गलौज मारपीट करता था। तो फिर उस काम छोड़ने के बाद फिर मेरे को पता चला, जब जेल गया तो उसका सब फर्जीवाड़ा खुलने लगा। मेरे को भी लोगों से जानकारी मिला तो फिर मैं शिकायत किया सर थाने में जाके। उनके खिलाफ? हाँ, अजाक थाने में। फिर अजाक थाने में शिकायत किया, फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुआ सर। हुआ काम? जी। तो ये 2014 से आप जो पार्ट टाइम जॉब किए तो कितना साल तक किए थे? सर जॉब क्या, समाज सेवा बोल दो? जी 14 से 20 तक सर। 2014 से 2020 तक? काम छोड़ने देता नहीं था सर। और तो आप डर के कर रहे थे? डर से तो अब डर नहीं लगता? अब सर डर के भी क्या करें, कितना दिन डरे सर। तब से आज तक भी परेशान कर रहा है अभी भी? जी। वो फिर अपनी वो शिकायत किया था उस मामले में, उसकी पत्नी सीमा अग्रवाल सह आरोपी थी। उसमें मेरे को घर से उठा के हाई कोर्ट ले गया था जमानत में सहमति दिलवाने। 10 दिन अपने पास कब्जे में रखा था, अपने साथियों के साथ कई जगह रखा था कैसे कब्जे में रखा था मतलब? जमानत दिलवाने के लिए। तो कहाँ रखे थे? कई जगह सर, चिरमिरी, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, खड़गवां कला और परसवार, कई जगह सर। हर दिन एक एक जगह घर नहीं जान देते थे? घर मेरे को रात में कभी कभी घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता था। अच्छा। फिर उसमें भी कई लोगों के खिलाफ मेरे नाम से फर्जी शपथ पत्र हाई कोर्ट में दिया था। मेरे को मौखिक सहमति दिलवा था हाई कोर्ट में, और फर्जी शपथ पत्र मेरे नाम से कई लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में मेरे नाम से शपथ पत्र दिया था। अच्छा, क्या रहा उसमें? कभी पढ़े नहीं? पढ़ाई कहाँ तक की हुआ? मैं सर 12वीं तक पढ़ा हूँ, प्राइवेट BA किया हूँ सर। अच्छा जी। तो शपथ पत्र आपके नाम से बनाते रहे, आप साइन करते रहे उसमें? जी मैं किया नहीं सर, वही बनाया था और साइन किया था। साइन भी वही करते थे? जी। तो कभी पढ़े नहीं कि क्या लिखा है उसमें? अच्छा, डर सर। हाँ। वो मतलब कि वो जो एफिडेविट जो बनाया था वो तो खुद ही फर्जी था ना, इसकी जानकारी में नहीं ना मुझे। अच्छा, फर्जी शपथ मेरे जानकारी कब में पता चला कि शपथ पत्र ये बना? सर वो फर्जी शपथ पत्र वो हाई कोर्ट जमानत करवाने ले गया था, उसके कुछ महीना बाद सर। बाद में पता चला जी। कि इतना खेल हुआ है? जी। फिर उसका हाई कोर्ट से मैं नकल निकलवाया, फिर उसमें देखा तो फिर उसका भी शिकायत किया। उसका भी किए हो? जी। दर्ज हुआ है मामला उस पर? जी। क्या बोल रहे, पुलिस कर रही है उस पर कोई कार्रवाई? जी वो अभी कोर्ट में चल रहा है सर केस। ठीक है। तो उसके बाद भी सर अभी तक भी कई प्रकार का परेशान करता है सर। कैसे और क्या? राजीनामा करने के लिए कई तरह के दबाव, कैसा दबाव? जैसे कि मतलब समझौता कर लो, ऐसा वैसा है, सत्ता शासन का ऐसा, मतलब जी। ठीक है। दादा से उधर आ जाता हूँ, आप बैठे रहिए यहाँ पर, आ जाता हूँ। आपका क्या नाम दादा? विष्णु सिंह। आपका क्या है मामला? आप भैया आपको बुलाए हैं, आपका भी कोई दिक्कत? मेरे साथ ये दिक्कत है कि संजय अग्रवाल ने फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन को 17 में अपने फर्जीवाड़ा करके अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया। तब जाके मुझको पता चला कि मेरी ज़मीन को तो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। ज़मीन पुश्तैनी थी आपकी? जी हाँ, वो 250 में हमारे पिताजी खरीदे थे। 1950 में? जी। तो हम लोग उसमें निर्विवाद रूप से रहते थे जब से लिए थे। इसके बाद पिताजी रिटायर हो गए तो हम लोग गांव चले गए और आ जाके रहते थे। अच्छा, परमानेंट नहीं रहते थे? नहीं, आ जाके रहते थे। इसको हम लोग लगभग 5-10 साल पहले इसको छोड़ दिए थे, लेकिन ये रूम में आकर रहते थे, है ना। और उसी पे खेती बाड़ी सब करते थे।
इसके बाद जब ये संजय अग्रवाल ने इसको फर्जी तरीके से खरीद लिया तो इसका पता हमको जब चला, और इसके बाद वो 29/4/17 को इसमें बाउंड्री बनाने के लिए आ गया, तब हमारे ऊपर उससे विवाद हो गया और हमने उसके ऊपर केस दर्ज लगवा दिया। वो आप बता रहे थे ना कि जेसीबी से क्या तोड़ दिए, क्या हाँ हुआ जी, था? हाँ। क्या हुआ था घटना? वो 29/4/17 29 और 30 की दरमियानी रात है। उस दिन ही वो जब बाउंड्री बना रहा था, उसी रात को उसने उस घर को जमी दोस्त करके उसके खपड़ा कंडी सीट फीट सब अपने चुरा के ले गया, डकैती मार के। हाँ, उस सब समय गायब। वहाँ कोई रह रहा था घर में? उसमें हम उस दिन हम वहीं पर थे वर्तमान में। तो फिर जब ऊपर जेसीबी चला तो नहीं, तो जब वो लोग जब आए हमारे साथ, उनके हाथापाई हुई, मारपीट हुई, गाली गलौच हुआ, और हम लोग उसमें साथ मेरी पत्नी भी थी। अब हमने उचित नहीं समझा कि यहाँ पर अब रुका जाए, यहाँ से हट लेना ही उचित रहेगा। रात की समय था, कितने बजे का लगा? लगभग 2-2:30 बज रहा होगा। रात को 2-2:30 बजे? जी हाँ। अच्छा। और वहाँ पत्नी के साथ लेके वहाँ कोई समझदारी तो थी नहीं कि वह रुका जाए। वहाँ से हम हट लिए, और मेरे जो पहले से मेरे जो किराए में रहते थे, उन लोग को सरकारी ज़मीन मिल गई थी, वो उधर रहते हैं। उन लोगों को पता चल गया, उन लोग भी बीच बिचा में आए और हम वहाँ से हट गए। दूसरे दिन हम सुबह उसको जाके एफआईआर कराए, लेकिन एफआईआर भी हुआ नहीं। हम थाना और एसपी साहब के यहाँ के चक्कर मारते रहे, बड़ी मुश्किल से। वो तो इतना पावरफुल आदमी है वहाँ का कि थाना पुलिस सुनता कोई नहीं है, सुनते ही नहीं। उसके खिलाफ कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। नहीं तो संत भैया बता रहे हैं नहीं, तो उनका 17 की बात है। हाँ? 17 में। अच्छा, 17 का माहौल अलग था। जी हाँ। आपका मामला कब था? मेरा 2017 ही का है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, उस समय एफआईआर नहीं होता था? नहीं, कर नहीं रहे थे, उसका दबाव था। अब दबाव कम हुआ है? अब एफआईआर अभी तो पहले से तो कम हुआ है, मेरे केस के बाद तो उसका पावर घटा है। अच्छा। हाँ। तो आपके जैसे और कुछ लोग हैं? आप भी आदिवासी हैं क्या? जी हाँ, मैं भी आदिवासी हूँ, राजगोंड परिवार से आता हूँ। तो और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा केस हुआ है आपकी जानकारी में? ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि और किसी के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ इस तरह की घटना तो जमीन अभी आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं, मैं इसके बाद वो बाउंड्री कराए, इसके बाद तत्काल उसमें मैंने केस लगा दिया तहसीलदार साहब के यहाँ। उसमें स्थगन मिला कि इसकी सुनवाई हो, इसकी कार्रवाई तक रुके रहे। तो अभी किसके पास हो जमीन? वो ज़मीन मेरे कब्जे में है आज भी। अभी है आपके कब्जे? जी हाँ, मेरे कब्जे ही में है। अच्छा। लेकिन चूंकि मैं उसको एफआईआर करा दिया था, तो उस पर केस चल रहा है। केस हो गया, तो वो ज़मीन पे वो जाता नहीं है, और उससे वो क्षुब्ध होके हम लोगों को नाना प्रकार के परेशानी पैदा करता है। कैसे परेशानी? जैसे उसके एवज में मुझे 8,25,000 रुपये मुआवजा मिला था। वो जो घर तोड़ा था उन लोगों उसके एवज में। अब उसके ऊपर उसने केस करके यहाँ पर पिटीशन डाल के हम लोग को उसमें फंसा दिया, और वो आज तक कोर्ट से हमको वरी नहीं हुए, हाई कोर्ट में चल रहा है। समझा नहीं, मतलब कैसे 8 लाख मिला तो पिटीशन डाल दिया? 8 लाख जो 25,000 हमको जो मिला, उसका कथन है कि ये फर्जी तरीके से अधिकारी और ये मिलके खा लिए। अच्छा। हाँ, शासन को गुमराह करके? ये शासन को गुमराह करके। तो उस पर मामला अलग दर्ज हो गया आपके नाम? हाँ, उसमें मामला तो दर्ज नहीं हुआ, वो पिटीशन डाल के मामला डाला था, जिसमें शासन ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया। अच्छा। जी हाँ। क्या निर्णय दिया? कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और कलेक्टर साहब के यहाँ से वसूली का आदेश आ गया। अच्छा। जिसके खिलाफ हमने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में। वहाँ से हमें जमानत भी मिली, और वो केस चल रहा है, और वसूली के लिए भी आदेश हुआ कि वसूली न की जाए। जी हाँ। ठीक है। वो विवाद अभी भी चला है, और इसके उपरांत वो हमें प्रताड़ित करता चला जा रहा, और 17 का केस होने के बाद वो 19-20 तक कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़ धकड़ नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं।
उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? उसके पर कोई कुछ नहीं। जो परेशानी हुआ आप ही को? हाई कोर्ट सारा- में कितना पैसा लग गया होगा? अब हाई कोर्ट का तो जानते हैं कितना नहीं, पैसा मैं लग कभी गया। नहीं, इसलिए नहीं जानता। वो तो बिना 25,000 के नीचे बात नहीं होता एक पेशी का। कितना पैसे गए होंगे? हम लोग अब मुफ्त में लगा दिए हैं 1 लाख रुपए में। अच्छा, जी हाँ, ठेका में देती हैं? ठेका में दे दिए हैं। हाँ, तो 8 लाख मिला था कि नहीं मिला? मिल गया? 8 लाख मिला था, तो उसको अभी वापस नहीं दियो ना? उसको नहीं दिया, मतलब वापस घर नहीं। तो टूट गया, घर 1 नेस लाख नाबूद रुपया हो गया। मुआवजा सरकार को दे दिया है हाई कोर्ट के माध्यम से। जी हाँ, खैर इसके उपरांत हम्म, मैं उसी केस के संदर्भ में आता रहता था, जबकि जो केस नहीं कोई हो रहा था तो हमने एक परिवाद डाला। परिवाद के माध्यम से उस केस को वहाँ के एडीपीओ ने लिखा था कि ये केस चलने योग्य नहीं है, इसमें खात्मा खारिज भी भेज दिया गया। अच्छा, जी हाँ, खात्मा खारिज के लिए एडीपीओ ने लिखा कि केस चलने लायक नहीं है। ना, केस में कोई दम नहीं है। कौन सा है वो जो घर तोड़ने वाला? जी नहीं, पूरा कोई पूरे प्रकरण में। तो मतलब कि हत्या कर देते तब केस चलने लायक रहता? हाँ, एडीपीओ ने लिख के दे दिया हम्म, कि यह केस चलने योग्य नहीं है। हम्म, तब हमें विवश होकर परिवाद डालना पड़ा ताकि केस स्टैंड हो जाए। और कोई दूसरे तरीके से तो नहीं परेशान कर रहे हैं प्रताड़ित इसके अलावा? दूसरे तरीके से पेपरों में निकलवाता है, हम्म, फ़ोन से हमको धमकी देता है क्या? कि तो 8 लाख मैं तेरे केस में बहुत मैनेज किया हूँ, लोगों को उसमें मेरा बहुत खर्चा हुआ है, वो जो पैसा पाया है उसको मेरे को दे। इस तरह के कई धमकी चमकी देता रहता है, जिसकी शिकायत मैंने फिर 19 के बाद 21 में किया है। तो डर उसमें नहीं लगता? उसमें FIR भी हो गया है और वो दोनों केस अभी स्टैंड हुए हैं। जी हाँ। तो ये देखिए, मैं ये बातचीत जो बहुत आराम से कर रहा हूँ, अब पता नहीं आप लोग कहाँ तक देख पा रहे हैं, कहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बता इनसे बातचीत कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों को न्याय दिलवा पाऊँगा। मैं इसलिए इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। दरअसल मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, जिस बात से मैंने इस बात की शुरुआत की थी कि 31 मार्च 2026 के बाद क्या होगा बस्तर का, या वो इलाके जिन इलाकों में माओवाद नहीं है उन इलाकों में न्याय प्रणाली कैसी है, या जो निचले स्तर के लोग हैं उनका रहन सहन कैसा है, या उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं। चिरमिरी को लेकर मेरे मन में जिज्ञासा थी। यहाँ और घूमने की कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा। ये तो इत्तेफाकन इन लोगों से मुलाकात हो गई तो मुझे लगा इनकी बात हर किसी को सुननी चाहिए। वो लोग जो बोलते हैं कि बस्तर से माओवाद खत्म हो जाएगा तो शांति आ जाएगी, चिरमिरी से माओवाद खत्म हो गया है और इन आदिवासियों के जीवन की शांति आप लोगों ने देख ही ली है। बहुत टेक्निकल बातचीत इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकल करूँगा तो आप भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत नॉर्मल तरीके से मैं सोच रहा था कि इनकी बातें आनी चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए। मैं इन तीनों को भी नहीं जानता, मैं उस संजय अग्रवाल को भी नहीं जानता, मैं इनकी समस्याओं को जानना चाह रहा था बस। तो उस समस्याओं के बीच मैं ये बताना चाह रहा था कि जिन इलाकों में माओवाद नहीं है उन इलाकों में इस तरह का आतंकवाद है, इसे मैं आतंकवाद ही कहूँगा। सोचिए कि जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने जीवन में व्यस्त रहने वाले, मस्त रहने वाले लोग बहुत आसानी से आराम परस जीवन जी रहे हैं, न किसी से लेना न देना, फिर भी उनके जीवन में लोग किस तरह से अति उत्साह और अति महत्वाकांक्षा लेकर अतिक्रमण करके चले आते हैं और उनकी पुश्तैनी ज़मीनों को भी हड़प ले रहे हैं, या उनके खून पसीने की कमाई को हड़प के फिर से उनके ऊपर न्यायालय, कानून और पेचीदा जो दुनिया भर के कार्रवाइयाँ हैं उसमें फंसाकर उन्हें किस तरह से, कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं इस तरह से परेशान होकर। जो लोग इस तरह की घटनाओं से दो चार नहीं होते, जब बार बार उन्हें न्यायालय और कोर्ट कचहरी थाना बुलाया जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। आपके लिए 16 पन्ने के अखबार में एक छोटे से कॉलम में वो खबर आती है जिस पर आपकी नज़र भी नहीं जाती होगी और उस पर एक परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको लगता होगा कि ऐसी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क तब पड़ेगा जब आपके साथ होगा, आपके साथ नहीं होता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, पूछिएगा। हो सकता है बात सरकार तक चली जाए, हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान ले, हो सकता है कि वो पार्टियां जो ऐसे लोगों को आश्रय देती हैं उन्हें अपनों से दूर रखें ताकि उनकी पार्टी का इमेज धूमिल ना हो। लगे बातचीत ठीक ठाक थी, ज़रूरी थी तो शेयर कीजिएगा। लगे कि इतनी दूर जाकर अगर इन लोगों से बातचीत करना सार्थक है, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर लीजिएगा। धन्यवाद।